गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीमा शुल्क के उद्देश्य क्या थे। राजस्व प्राप्त करना, घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, निर्यात घटाना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, तस्करी पर नियंत्रण, व्यापार से अवश्य भुगतान से उसको अंतुलन संतुलन संतुलित करना या अनुकूल करना। तो ये चीज़ें थी। अब इसी के क्रम में हम देखेंगे आज कि सीमा शुल्क के क्या लाभ है और क्या दोष है। तो देखो, कोई भी जब बात करते हैं तो हर एक के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं हर तथ्य के, कि उसके कुछ प्रॉफिट होंगे और कुछ लॉस होंगे। और वैसे ही यहाँ पर भी सीमा शुल्क के लाभ भी है और दोष भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीमा शुल्क के क्या क्या लाभ हैं। तो ये देखिए, हमारे पास जो सबसे पहले लाभ आएंगे उस क्रम में हम देखेंगे। ये दे रखा है आपको सीमा शुल्क के लाभ। तो राजस्व प्राप्ति का स्रोत, ये तो पहले भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। राजस्व प्राप्ति का सीमा शुल्क राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो सीमा शुल्क राजस्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। उदारीकरण के इस युग में किसी राष्ट्र के विदेशी व्यापार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यही कारण है कि सरकार को सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। एक होता है आयात पर नियंत्रण। तो आयात पर नियंत्रण करने का भी एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि देखिए, सरकार विदेशों से आयात किए गए ये चले हुए माल पर आधारभूत सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क इत्यादि लगा देती है। मतलब आईजीएसटी बढ़ा देगी। कि वर्तमान बात की जाए तो जिससे आयातित माल विदेशी माल की तुलना में महंगा हो जाएगा और विदेशों में आयातित माल की माल स्वतः कम हो जाएगी। तो आयात पर नियंत्रण के लाभ, जैसे विदेशी मुद्रा की बचत और स्वदेशी माल की खपत स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, दोनों ही किसी भी देश के लिए अच्छे होंगे। एक होता है घरेलू उद्योगों का संरक्षण। देखिए, घरेलू उद्योगों को संरक्षण कैसे मिलेगा। तो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क अत्यंत महत्वपूर्ण एक उपाय है। तो सीमा शुल्क को आरोपित कर सरकार दो प्रकार से घरेलू उद्योगों से संरक्षण प्रदान करती है। पहला, आयात को महंगे कर देगी कि आयातित माल घरेलू माल की तुलना में महंगा हो जाए, जिससे घरेलू माल की खपत बढ़े। दूसरा, विभिन्न बाजारों को क्रम में सरकार देकर अनुदान देकर घरेलू उत्पाद को सस्ता बना दे, जिससे विश्व बाजार में घरेलू उत्पाद सस्ते हो जाए। तो दो चीज़ें थी। तो प्रथम तो आयात किए जाने वाले माल पर इतना शुल्क लगाना जिससे कि आयातित माल घरेलू माल की तुलना में महंगा हो जाए, और दूसरा, घरेलू उद्योगों को विभिन्न करों में रियायत देकर सरकार घरेलू उत्पाद और सस्ता बना देते हैं, जिससे कि विश्व बाजार में घरेलू उत्पाद सस्ते हो जाए। तो ये वाली बात थी। एक होता है निर्यात पर नियंत्रण। निर्यात पर नियंत्रण निर्यात पर नियंत्रण देखिए क्या होता है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसका उत्पादन मांग की तुलना में कम होता है। यदि ऐसे में उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो देश में इसका भाव उत्पन्न हो जाएगा और मूल्य में भारी वृद्धि हो जाएगी, जिससे जनता पर अनावश्यक भार पड़ेगा। तो सरकार ऐसी वस्तुओं को पहचान कर उन पर बहुत अधिक दर से निर्यात शुल्क लगा देगी, जिससे इसका निर्यात घट जाएंगे और हमारी घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती रहेगी। तो मूल्य वृद्धि के कारण इन वस्तुओं की विश्व में बाजार मांग घट जाएगी। इस प्रकार सीमा शुल्क से सरकार निर्यात को नियंत्रित कर सकती है। एक होता है तस्कर व्यापार पर नियंत्रण। तस्करी पर नियंत्रण करने का भी एक महत्वपूर्ण उपाय सीमा शुल्क है। तो सीमा शुल्क अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में कठोरता से लागू करने से सीमा शुल्क पर होने वाले अवैध व्यापार को नियंत्रित स्थापित कर सकती है, तथा सीमा शुल्क की दरों को कम रखकर भी अवैध व्यापार को नियंत्रित कर सकता है। दो तरीके, एक तो इतना स्ट्रांगली लागू कर दो कि अगर कोई पैनल पाया जाता है कि इसको तोड़कर, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा दंड आरोपित कर दो, जिससे ऑलरेडी तस्कर हतोत्साहित हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका यह है कि दरें कम कर दो। तो कोई भी व्यक्ति जब दर ज्यादा नहीं होगी तो एक नंबर से काम करेगा और लीगल प्रोसेस अपनाएगा। दोनों ही है। तो भारत में सीमा शुल्क की दरें 200 से 300%। प्रारंभ में सीमा शुल्क की दर 200 से 300% थी। लोग सीमा शुल्क चोरी करने की दृष्टि से अवैध व्यापार करते थे। सरकार द्वारा अलग अलग विचार विमर्श करने के बाद 1995 में सीमा शुल्क की दर 50% थी, 2003 में घटकर 25% हो गई। तो ये कम कर रही है। इन्होंने इसको एक सॉफ्ट पॉइंट ऑफ से बनाया है कि हम रेटें कम कर देंगे, जिससे ऑलरेडी तस्करी नियंत्रित हो जाए। तो वर्तमान में 2003 में से 25% है। एक तो अनुकूल भुगतान संतुलन, अनुकूल भुगतान संतुलन। एक ये भी लाभ है, सीमा शुल्क के जरिए हम आपके भुगतान को संतुलित कर सकते हैं।
यह सीमा शुल्क के दर में प्रतिदिन कर दिए जाने से आयातों को हैसियत कर सकती है तथा देश में कई जनरल निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो आयात नियंत्रण और निर्यात प्रसंग जिससे भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाए रखा जा सकता है। तो ये तो थे इसके लाभ। अब देखिए एक बार थोड़ा-सा हर एक के 2 पहलू होते हैं, इसमें दोषों पर भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। तो दोष हमारे को जो बताए जाएँगे, तो दोष में भी ये क्या कह रहा है दोषों के बारे में? देखिए, तो सीमा शुल्क के दोष इस तरह से है कि सबसे पहले तो क्या संरक्षण के कुप्रभाव। देखिए क्या है संरक्षण के कुप्रभाव? तो विदेशी प्रतियोगिता में घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की दृष्टि से भारत सरकार आयात शुल्क में वृद्धि कर देती है। घरेलू उद्योग सरकार की संरक्षण नीति का लाभ नहीं उठा पाते, अतः उत्पादन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि मेड इन इंडिया की तुलना में मेड इन जापान, मेड इन कोरिया उत्पादों की साख बाजार में अधिक है। तो इस तरह का इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे पास सामने आ सकता है। एक दूसरा हमारे पास काले धन की समस्या उत्पन्न हो जाना। ये क्या कह रहे हैं? सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने पर तस्कर हवाला माफिया सक्रिय हो जाते हैं। तो हवाला में प्राप्त धन का उपयोग तस्करी, व्यापारी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने में करते हैं। तो सरकार को आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ते हैं। तो ये भी इसका एक दोष है। एक होता है गलाकाट प्रतिस्पर्धा। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए समझौते के अनुरूप सभी राष्ट्रों को अपनी प्रशुल्क नीति का निर्धारण करना होता है। तो उदारीकरण पर आधारित समझौते के परिणाम से सरकार को आयात शुल्क में भारी कमी करनी पड़ती है। इससे देश में उन वस्तुओं का आयात बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है जिसका घरेलू पहले से ही अधिक है। तो ऐसी स्थिति में लोग विदेशी उत्पादों को पसंद करते हैं और घरेलू उत्पादों की मांग कम हो जाती है। विवश होकर घरेलू उत्पादक बाजार के मूल्य में कमी करते हैं और गलाकाट प्रतिस्पर्धा का जन्म हो जाता है, जो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं कर सकता। एक हल्की प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन गलाकाट प्रतिस्पर्धा होने का मतलब तो फिर सबका नुकसान ही नुकसान है। एक होता है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। देखिए वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि भी का भी एक सबसे बड़ा कारण आयात निर्यात शुल्क मतलब सीमा शुल्क ही है। तो देखिए विदेशी व्यापार में विदेशी व्यापार में निर्यातक देश में निर्यात शुल्क लगाता है और आयातक देश में आयात शुल्क होता है। दोनों ही स्थिति में वस्तु की लागत में जुड़ जाते हैं। इससे बढ़ी हुई कीमत पर आयातक देश के उत्पाद की विक्रय पर विक्रय कर लगता है, अर्थात किसी उत्पाद के कुल मूल्य में करों को प्रतिशत अधिक होता है। वस्तुतः अपने वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक मूल्य की हो जाती है। जैसे मान लो कुछ 100 रुपए की और मान लो उसमें 25% टैक्स देते, 125 हो गया, वो बिना किसी कारण क्या यहाँ तो ठीक था, लेकिन पहले जैसे देखते थे 200-300% होते थे। 100 रुपए की चीज 300 रुपए 400 रुपए तक ऐसे पहुंचती थी। तो वो एक बढ़ जाना भी इसका एक दोष है। तो ये है। एक देख रहे हैं हमारे पास ऊपर हमने बताया था लाभों में तस्कर व्यापार पर नियंत्रण। एक कह रहा है तस्कर व्यापार में वृद्धि भी इस कारण से हो सकती है। देखिए तस्कर व्यापार में वृद्धि कैसे होगी? आयात शुल्क चोरी करने की दृष्टि से आयातक निर्यातक अधिकारियों एवं कर्मचारी से मिलीभगत करके तस्कर व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। सीमा शुल्क की दरें अधिक होने पर तस्कर व्यापार की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और तस्कर व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को अतिरिक्त धन शक्ति खर्च करनी पड़ती है। तो ये इसके कुछ दोष थे। तो इसमें यही चीज़ है कि अगर हम एक अच्छे से पॉलिसी बनाकर इसको ढंग से करें, थोड़ा इसका देखें क्या क्या दोष प्रभाव को अच्छे से एनालिसिस करते उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोषों का आधार पर इनसे हटा दे या लाभों को देखते हुए हम इसको बढ़ा दे, ऐसा स्थिति नहीं है। सभी पक्षों पर इसका अध्ययन करने के बाद जो ऑप्टिमम डिसीजन है वो लेना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।